तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब यूनिट 2। उसका एक सब टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, टॉपिक नंबर 2.3, डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम। देखो, बोर मॉडल के बारे में पिछले टॉपिक में दिया हुआ नहीं है, ठीक है। इसके रिजल्ट्स यहां पे दिए हुए हैं, थोड़ा सा बस बताया गया है। तो पिछले टॉपिक में आपने देखा था, क्या देखा था, वो जो दो मॉडल्स थे ना, रदरफोर्ड और जे जे थॉमसन का। जे जे थॉमसन का तो एकदम फालतू मॉडल था, और रदरफोर्ड का कुछ काम लायक था, लेकिन उसमें भी क्या है ना कि जब आप अच्छा काम करते हैं तो उसमें लोग कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। तो उसी तरीके से इस मॉडल में भी उन्होंने बहुत सारा कमी निकाला, नील बोर साहब ने, ठीक है। तब इन्होंने इसमें कुछ करेक्शन की, कुछ सुधार किए जो कमियां थी। देखो, ऐसे बहुत कम लोग होंगे आपके जीवन में, अगर आप कुछ गलती करो तो लोग चाहेंगे ठीक है और गलती करो, दो लात और मार देंगे, जाओ उधर ही डूब जाओ। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो आपका कमी को सुधारते हैं, उसको दोबारा से रिफॉर्म करते हैं, उसको एक शेप देते हैं, एक बेहतर डायरेक्शन देते हैं, आपको ये बताते हैं कि नहीं ये गलत था, यहां से अब ये अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सही हो जाएगा। तो नील बोर साहब ने भी वही किया, उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उसके बाद बताया कि ये कमियां थी उसमें, और उस कमी को दूर करते हुए वहां से कुछ नया रिजल्ट्स भी निकाला। तो उन्होंने बताया, बोर साहब ने बताया कि देखिए, कोई भी पार्टिकल जो होता है जब भी रेडिएशन एमिट करता है, वो रेडिएशन दो नेचर का होता है। उसमें दो नेचर मौजूद होते हैं एक्चुअली में, वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ जो है सो लाइट का पार्टिकल नेचर के बारे में जानते थे कि उसमें फोटॉन्स होता है, लेकिन वेव नेचर के बारे में हम नहीं जानते थे। अब जैसे ही नील बोर साहब ने बता दिया कि वेव नेचर होता है लाइट का, तो जेम्स मैक्सवेल थे। अब ये देखिए टॉपिक नंबर 2.3.1, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो अब जेम्स मैक्सवेल साहब ने क्या किया, इन्होंने नील बोर का जो रिजल्ट था, इन्होंने जो कहा कि रेडिएशंस में जो है सो वेव नेचर भी मौजूद होता है, तो इन्होंने वेव नेचर के ऊपर में रिसर्च किया, और रिसर्च करके इन्होंने ये बताया कि कोई भी पार्टिकल अगर कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट करता है तो उसमें से रेडिएशन एमिट होते हैं, हर डायरेक्शन में एमिट होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पार्टिकल ये इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में उन्होंने डिफाइन किया, इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमता रहता है, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट कर रहा है ना एक फिक्स्ड स्पीड के साथ, तो वहां से क्या हो रहा है, रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं, रेडिएशंस निकल रहे हैं। तो वो रेडिएशंस जो होते हैं उसमें वेव नेचर भी मौजूद होता है और पार्टिकल नेचर भी मौजूद होता है। तो यहां पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर के बारे में बताया। इन्होंने बताया, मान लीजिए कि एक डायरेक्शन में जो है सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या रेडिएशंस जा रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होता है, और उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होता है। मतलब कि आप ऐसे समझो, एक ऐसा आता है और एक ऐसा आता है, ठीक है। तो ये उन्होंने डिफाइन किया, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि देखो, लाइट के बारे में हम लोग क्या जाने, लाइट के बारे में जाने कि उसमें फोटॉन्स होता है, फोटोन मतलब एक पार्टिकल मौजूद होता है बहुत छोटा, ठीक है। लेकिन यहां पे वेव्स जो मौजूद होता है ना, जो लाइट होता है, उसमें बहुत सारे तरह के रेडिएशंस मौजूद होते हैं। कुछ यूज किए जाते हैं एज अ रेडियो ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स, कुछ ब्रॉडकास्टिंग वगैरह के लिए, जैसे कि आप घर में क्या टीवी वगैरह देखते हैं, आप सेलफोन यूज करते हैं, तो ये सारे सिग्नल्स इस में यूज किए जाते हैं, ये सारे रेडिएशंस होते हैं। लेकिन ये सारे रेडिएशंस हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया, जेम्स मैक्सवेल साहब ने इन्होंने बताया कि देखिए, रेडिएशंस को हम दो तीन टर्म में पढ़ते हैं। जैसे एक है वेवलेंथ के टर्म में हम इसको पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी के टर्म में पढ़ते हैं। अब वेवलेंथ देखो क्या है ना कि एक यूनिट है मीटर का, तो इसका ऐसा यूनिट भी मीटर ही होता है। इसका सिंबल ये देखो, लैम्डा, फ्रीक्वेंसी स्मॉल v से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है ना। तो इन्होंने ये देखो बताया कि देखो, बहुत सारे रेडिएशंस होते हैं, और ये रेडिएशन को अगर आप एक साथ लिखें, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मान लीजिए कुछ रीजन हो जाएगा, यहां पे आप मान सकते हैं रेडियो सिग्नल वाला, ठीक है। उसके बाद दूसरे दूसरे तरह के जो भी सिग्नल होते हैं वो सारे के लिए हो गया। लेकिन यहां पे एक 10⁻15 हर्ट्ज पे ऐसा एक रीजन मौजूद होता है जो हमें दिखाई देता है, जैसे आप मुझे देख रहे हैं अभी, जैसे आप इस बोर्ड को देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये जो है एक्चुअली में क्या है, ये विजिबल रीजन है, मतलब कि ये आपको दिखाई दे रहा है, बस इतना ही देख सकते हैं आप। रेडियो सिग्नल्स को नहीं देख सकते आप, और भी जितने तरह के सिग्नल्स होते हैं उन सारे सिग्नल्स को आप नहीं देख सकते, आप बस उतना ही देख पा रहे हैं जितना ये इस रीजन 10⁻15 हर्ट्ज के आसपास होता है। यही बस आपको अभी दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, ब्लैक कलर, ये ब्लू कलर, ये मैं, ठीक है, ये काला बाल, ये सारा चीज आपको यहीं पे दिखाई दे रहा है, इस रीजन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। इन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस मौजूद नहीं है,
अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स मौजूद नहीं है तो ये सारे के सारे रेडिएशंस, जितने भी तरह के रेडिएशंस हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है सो लाइट के स्पीड से चलते हैं। और लाइट का स्पीड क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से सारे के सारे वो ट्रेवल करते हैं रेडिएशंस। ठीक है, तो इस टॉपिक में अच्छा कुछ और टर्म्स यहां पे दिए हुए हैं, जैसे कि वेव नंबर एक दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है। इसके बारे में देखो क्या है ना कि ये अब आपका उम्र नहीं है कि अब आप एक एक करके इन सारी चीजों को समझो। ये सारी चीजें आपको पहले ही समझ लेनी चाहिए थी, और अगर नहीं समझे हो तो बस छोटा सा, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है आपका कहीं पे भी, आप इस चीज को जानते हैं वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। बस एक नया टर्म है वेव नंबर, ठीक है ना, तो वो आप बस देख लीजिएगा। वेव नंबर उसका जनरली हम यूनिट जो यूज करते हैं वो होता है पर सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये जस्ट एक्चुअली में वेवलेंथ का उल्टा होता है, ठीक है। तो बस इस टॉपिक में इतना ही दिया हुआ है। अब हम आगे देखते हैं 2.3.2 पार्टिकल नेचर के बारे में। तो अब हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 2.3.2 पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या फिर इसको कहते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्यों कहते हैं, इसी को हम यहां पे अभी जानेंगे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी होता क्या ये जानेंगे। तो मैक्स प्लैंक एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो 1900 ईस्वी में उन्होंने एक थ्योरी दिया ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इन्होंने बताया कि कोई भी बॉडी, एक आइडियल ब्लैक बॉडी वो होता है जो सारे फ्रीक्वेंसी, जितना भी तरह का रेडिएशन होता है सारे तरह के फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करे और उसको एमिट कर दे। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने देखा कि देखो एक आयरन रॉड लिया इन्होंने, एक आयरन रॉड लेकर के उसको हीट किया। तो एक आयरन रॉड को जनरली जब वो हीट होता है तो क्या होता है, वो पहले थोड़ा सा लाल हो जाएगा, फिर और डीप लाल रेड हो जाएगा, और ज्यादा हीट करेंगे तो ये येलो हो जाएगा, और ज्यादा हीट करेंगे तो लास्ट में वो ब्लू टर्न कर जाएगा। मतलब कि इसका जितना रेडिएशन का कैपेसिटी वो धीरे धीरे इमिट करना बढ़ा रहा है ना, उसका रेडिएशन का इमिट करने का कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है जैसे जैसे हम उस आयरन रॉड को हीट करते हैं। तो उन्होंने एक ब्लैक बॉडी को डिफाइन किया कि वैसा ब्लैक बॉडी, एक आइडियल ब्लैक बॉडी वो होता है जो कि सारे तरह के रेडिएशंस, जितने तरह के रेडिएशन और उनकी फ्रीक्वेंसीज है, सारे फ्रीक्वेंसीज को वो एब्जॉर्ब भी करेगा और एमिट भी करेगा। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया आयरन रॉड के साथ, और तब इन्होंने प्रूव किया ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और इन्होंने ये भी बताया कि जितने भी छोटे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी एनर्जी के मौजूद होते हैं उन्होंने उसको नाम दिया क्वांटम, ठीक है। और एक्चुअली इसीलिए हो सकता है कि इसका टॉपिक और एक्चुअली में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का नाम दिया गया, ठीक है। इन्होंने नाम दे दिया क्वांटम, जो स्मॉलेस्ट एनर्जी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा ना, जो कि एमिट हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, उसको इन्होंने नाम दिया क्वांटम। तो इन्होंने ये भी बताया कि जो एनर्जी होता है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। तो ये जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट को कहा जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो ये मैक्स प्लैंक, बहुत आसान, कुछ नहीं, बहुत ईजी, ठीक है ना। इन्होंने बताया, ये पार्टिकल नेचर बता रहे हैं कि उसमें कोई कण मौजूद होता है, ठीक है। तो कण को प्रूव कर रहे हैं ये। आगे में अब आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको कि आपको बहुत बारीक से समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। ये कुछ नहीं है, ये बस समझ लो कि यही थ्योरी है, ये बताएगा, ये एक्चुअली में प्रूव करेगा ना कि जितने भी रेडिएशंस होते हैं उसमें पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो ये कैसे किया गया, तो देखो एक और आ गए हर्ड साहब। हर्ड जानते हो ना, HZ, जिसको हम लोग वेवलेंथ का यूनिट में लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, याद आया। तो वो हर्ड साहब, ये 1887 में इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक मेटल का सरफेस लिया, कोई भी मेटल का जनरली, ठीक है। तो मेटल के सरफेस पे इन्होंने लाइट को स्ट्राइक किया, और लाइट को स्ट्राइक किया तो इन्होंने क्या पाया कि यहां से देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है सो निकलना शुरू करते हैं, और ये आकर के इस पे स्ट्राइक करेंगे। ये डिटेक्टर ये बताएगा कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्ट्राइक किया या नहीं किया, ठीक है। तो इस इफेक्ट को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर से समझिए बहुत बारीक से कि जब भी किसी भी मेटल सरफेस पे लाइट स्ट्राइक करेगा तो वहां से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे,
दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इतने नहीं, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है, अगर उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से लाइट इस पे नहीं टकराएगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स इमिट, मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन्स को अपने से बाहर जाने ही नहीं देगा। ठीक है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे अगर लाइट स्ट्राइक नहीं करेगा मेटल सरफेस पे तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा ही नहीं होगा। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड मींस वो लिमिट है। ठीक है, उस लिमिट तक आपको जो है सो फ्रीक्वेंसी छोड़ना पड़ेगा लाइट से, तभी यहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा। सो दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आते हैं हमारे सबके गॉड फादर। अब देखो ये ऐसे इंसान है भैया, हर क्षेत्र में इन्होंने अपना हाथ पैर चलाया है। फिजिक्स में कम था आइंस्टाइन साहब, जो अब केमिस्ट्री में भी बच्चा लोग को अब सिखाने आप पहुंच गए। खैर क्या करें, फिर सबके पप्पा जी आ गए, आइंस्टाइन साहब आ गए। 1905 में इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बढ़िया से एक्सप्लेन किया। देखो हर्ट जो है सो उतना कारीगरी ये एक्सप्लेन इसको नहीं कर पाए, ठीक है ना, लेकिन आइंस्टाइन चचा आ गए। अब आइंस्टाइन साहब ने 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बढ़िया से एक्सप्लेन किया। देखो फोटॉन्स के टर्म में एक्सप्लेन किया। तो ये बात तो हम बहुत पहले से जानते हैं कि लाइट में क्या मौजूद होता है, फोटॉन्स मौजूद होते हैं लाइट में, ये बात हम बहुत पहले जानते हैं। तो इन्होंने बस फोटॉन्स को लेकर के इसको इजीली एक्सप्लेन किया। फोटोन को लिया और एक्चुअली में क्या है ना कि फोटोन जो पार्टिकल्स लाइव वो स्ट्राइक किया तो इलेक्ट्रॉन से मीट हुआ। तो इन्होंने ये बताया कि देखो जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का है, इलेक्ट्रॉन्स जब मूव कर रहा है तो उसमें जो एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी से, लाइट का फ्रीक्वेंसी पे। डेफिनेटली वही चीज तो हम यहां जाने, लेकिन मैथमेटिकली यहां पे लिखा हुआ है, आइंस्टाइन साहब ने मैथमेटिकली उसको एक्सप्लेन किया। तो इन्होंने बताया जो काइनेटिक एनर्जी, फिर से सुनो, जो काइनेटिक एनर्जी होता है किसी भी पार्टिकल का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, वो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी का, किसका, लाइट का। ठीक है, तो इन्होंने अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन्होंने ये फॉर्मूला दिया, एच म्यू एच वी इज इक्वल टू एच वी नॉट 1/2 हाफ, मतलब हाफ एम बी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का ही तो होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो बस ये इतना ही टॉपिक में दिया हुआ है, बहुत इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। और देखो मैं जो तुमको बता रहा हूं ये टॉपिक वाइज टॉपिक मैं बता रहा हूं, बहुत, और लाइन बाय लाइन, एक्चुअली में लाइन बाय लाइन जो भी चीजें वहां पे अंग्रेजी में दी हुई हैं उसको आसानी से आपको हिंदी भाषा में मैं आपको एक्सप्लेन करके, कन्वर्ट करके बता रहा हूं। ठीक है, तो अब आइए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब टॉपिक नंबर 2.3 का लास्ट टॉपिक है 2.3.3 एविडेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, या फिर इसको कहेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, इसको जानने से पहले आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं, आपको 9th क्लास में ले चलते हैं। तो देखो पहले आप पढ़े हैं कि कोई भी लाइट जब मीडियम को चेंज करता है या फिर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या होता है, क्या होता है बताओ, लाइट जो है सो डेविएट करता है अपने पाथ से। तो किसी भी लाइट का स्पीड, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है। अच्छा चलो, और भी आपको एक बात याद होगा कि जब लाइट जो है सो प्रिज्म से जाता है, प्रिज्म से जब होता हुआ गुजरता है तो क्या होता है, एक वाइट लाइट जो है सो एक बैंड देता है ना, एक कलर का बैंड हमको ऑब्टेन कर पाते हैं हम। ठीक है, सो दैट कलर्ड बैंड, दैट ऑब्टेन्ड कलर्ड बैंड, या फिर एक सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रा कहते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, घबराना मत, हम आगे आ रहे हैं उस पर। तो अभी समझो कि स्पेक्ट्रा क्या होता है, एक जो बैंड होता है ना, एक सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड। ठीक है, कल रंग बिरंगे जो रंग होते हैं वो एक साथ एक जगह पे बिना किसी गैप के हो, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो अब आइए जानते हैं इस इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है। ये सब टर्म्स है, देखो ये सब टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि देखो हम ये जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस में जब आप एनर्जी सप्लाई करते हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, एनर्जी ले लेगा, फुल एनर्जी में हो जाएगा, अब वो क्या करेगा, रेडिएशंस को एमिट करेगा। तो वैसा कोई भी बॉडी, वैसा कोई भी सब्सटेंस एनर्जी को गेन करने के बाद जब एमिट करे रेडिएशंस को, और उस रेडिएशन को जब हम ऑब्टेन करेंगे तो दैट इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, फिर से समझिए आप इस चीज को कि कोई भी बॉडी जब रेडिएशन को एमिट करेगा, उस रेडिएशन को जब हम, जो भी उसका कलर आ रहा है ना, उसको जब हम ऑब्टेन करेंगे किसी भी स्क्रीन पे कहीं पे भी, तो दैट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम।
ठीक है, एक होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो भी एमिशन और एब्जॉर्प्शन का पढ़ाई करते हैं स्पेक्ट्रा का, उसको कहते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, बहुत आसान है। अभी देखो क्या होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। आमतौर पे क्या होता है ना कि हमको एक सीरीज मिलता है, और सीरीज कैसा मिलता है ऐसा समझना। मान लो कि हमको ये एक स्पेक्ट्रम मिला है, इधर से देखो, मान लो कि हमको ये एक स्पेक्ट्रम मिला है ऐसा, ठीक है। तो क्या है, एक रंग यहां पे है, एक यहां पे है, एक यहां पे कलर है, एक यहां पे है, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे। आपको याद होगा प्रिज्म के केस में, प्रिज्म के केस में क्या होता था कि जब भी लाइट यहां से इंटर किया, ये ऐसा गया, मीडियम चेंज किया, और देखो ये अलग अलग 7 कलर्स में टूट जाता था, होता था। तो एक्चुअली दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये जो स्पेक्ट्रम है यहां पे तुम देखोगी कहीं पे कोई गैप नहीं है, ये सटे सटे VIBGYOR होता है ना, तो ऐसा नहीं है V और I के बीच में गैप है, I और B के बीच में गैप है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो सारे सटे हुए। लेकिन गैसेस के केस में क्या होता है कि यहां पे हमें गैप मिल जाता है। देखो गैसेस के केस में क्या होता है कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है ना, अलग अलग रंग, ये एक एक गैप के बाद मौजूद होते हैं। यहाँ पे गैप हो गया, फिर यहाँ पे लाइंस मौजूद है, फिर गैप हो गया, फिर लाइंस मौजूद है, फिर गैप हो गया, फिर लाइंस मौजूद है। इस तरीके से वो यहाँ पे मौजूद रहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा। गैसेस के केस में क्या होता है, फिर से समझिएगा, अलग अलग हमें कलर्स ऑब्टेन होता है अलग अलग लेवल पे, एक साथ वो कंबाइंड नहीं होते। दिस इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, अभी देखना एटॉमिक स्पेक्ट्रा कितना काम का चीज है। बहुत सारे एलिमेंट्स जैसे रूबिडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, ये सारे एलिमेंट्स जो है ना, 118 एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में, ये सारे ढूंढे गए थे किससे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से। और आपको जानकर के ये भी बड़ा आश्चर्य होगा, आपके किताब में दिया हुआ है कि हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है, हाइड्रोजन हीलियम सेकेंड एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 2 है, वो एलिमेंट भी डिस्कवर किया गया था जब वो धूप में स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से उसको डिस्कवर किया था, सिर्फ नॉर्मल धूप में। ठीक है, तो एक अब लास्ट टॉपिक हमारा आता है, उसका नाम है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, हर जगह क्वेश्चन पूछता है। हम भी क्वेश्चन इसमें बहुत बनाए हैं और तुम्हें भी बनाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो आइए थोड़ा देख लेते हैं कि एक्चुअली में लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन ये होता क्या है। देखो हम जाने क्या कि हाइड्रोजन नहीं, कोई भी गैस जो है सो कैसा रेडिएशन एमिट करता है, वो लाइन स्पेक्ट्रम देता है। ठीक है, सो हाइड्रोजन भी एक गैस है ना, बेसिक गैस, एकदम बेसिक एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 1। ये इस गैस में जब जो है सो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया गया तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी का। फिर से बात को समझना, जब भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास किया गया हाइड्रोजन के थ्रू, ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के निकलते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे देखो एक आए बाल्मर साहब। ठीक है, बाल्मर साहब ने कहा कि देखो कोई पर्टिकुलर लाइन को, जो विजिबल लाइन है ना, कोई भी पर्टिकुलर लाइन को हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं 109। और ये एक्चुअली क्या है, वेव नंबर के टर्म्स में उन्होंने डिफाइन किया है। ठीक है, वेव नंबर में आपको बताया था कि देखो बड़े काम की चीज है, ये सब टर्म्स आप याद कर लेना अभी थोड़ी देर पहले। तो यहां पे इन्होंने बताया कि वेव नंबर 109.677 ब्रैकेट में देख लो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर पर सेंटीमीटर। मैंने ये भी बताया था इसका यूनिट जो होता है पर सेंटीमीटर में हम लेते हैं, जस्ट ये वेवलेंथ के उल्टा होता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि किसी भी विजिबल लाइन का अगर आपको फाइंड करना है वेव नंबर, तो एक्चुअली में हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, जहां पे कि मान लो कि थर्ड लाइन का हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, ये हो गया। तो बाल्मर साहब ने ये बताया। अभी देखो क्या होता है, ऐसा ही होता है, हम लोग कॉपी करते हैं, कोई भी कोई एक थ्योरी लाया तो हम उसको और मॉडिफाई करते हुए अपना और प्रेजेंट करते हैं, बेस्ट हो सकता है आप उससे आगे निकल जाए, कोई बड़ी बात नहीं, होता भी है। तो यहाँ पे भी वही होता है, रूल्स हर जगह कुछ ही रूल्स है भाई, हर जगह, चाहे जीवन में हो चाहे तुम्हारा पढ़ाई में हो, एक ही कॉमन रूल्स होता है। तो रेडबर्ग देखो अब इन्होंने क्या किया कि इसको मॉडिफाई किया, बाल्मर साहब के फॉर्मूला को मॉडिफाई किया। उन्होंने बताया कि देखिए कोई पर्टिकुलर नहीं, जितना भी है ना विजिबल लाइंस, सारा का सारा विजिबल लाइंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखो इस फॉर्मूला से ये एक्चुअली में ये साइन जो है वेव नंबर का होता है।
तो ये 109.677 ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर बाई 1/n2 स्क्वायर। तो इससे इन्होंने बताया कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी विजिबल लाइंस का वेव नंबर। तो रेडबर्ग कांस्टेंट देखो, ये जो नंबर यहां पे दिया हुआ है 109.677, इसे कहा जाता है रेडबर्ग कांस्टेंट। तो ठीक है, एक दो स्पेक्ट्रल लाइंस की बात नहीं है, हाइड्रोजन की जितने भी तरह के स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, जितने भी तरह के स्पेक्ट्रल लाइंस है देखो, तो एक एक करके साइंटिस्ट आते गए, लोगों को इंटरेस्ट जगता गया, इसमें रिसर्च करते गए, और जैसे जैसे उन्होंने स्पेक्ट्रल लाइंस को ढूंढा अपने अपने नाम पर उन्होंने जो है सो नाम रख दिया। जैसे लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज सेकंड वाले को कहते हैं हम, थर्ड को कहते हैं पास्चन, ब्रैकेट और फिर पी फंड, इतना ही कहते हैं। तो फिर भी अगर आपको कहीं डाउट रहता है तो हमको कमेंट करके बताइए, ठीक है। मैं आपके सारे डाउट को, जो भी क्वेश्चन है सारा का सारा क्लियर करूंगा, फिक्र मत करना, पर्सनली करूंगा, भरोसा रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो फिर से, ये अलग अलग सीरीज जो है सो अलग अलग लोग आकर के ढूंढे। क्या करोगे, लोग इसी तरह, दुनिया ऐसा ही है भाई, लोग हक मारते हैं। तो ये लाइमन साहब जब फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन को ढूंढे, तो बाल्मर साहब ने फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन को ढूंढने में ध्यान नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया? चूंकि ये जानते थे कि ये तो ढूंढ ही लेगा, पूरा भरोसा था भाई, बेस्ट आदमी तो लाइमन साहब, तो इन्होंने सेकंड लाइन को ढूंढने में लगा दिया अपना ध्यान। उसी तरीके से पास्चन साहब ने थर्ड लाइन को ढूंढा, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन को ढूंढा, ठीक है। तो लोग इसमें इंडल, अब मान लो कि अगर एक ही आदमी होता तो ये सारी, अगर एक ही अकेला आदमी ढूंढता तो बाकी सारे लोगों का नाम यहाँ नहीं रहता। हम ये पढ़ते कि पांचों जो स्पेक्ट्रल लाइन से जिस तरीके से खोजा गया, वो सारा सारा लाइमन ढूंढे, या तो बाल्मर सूझे ढूंढे, या तो पास्चन ढूंढे, या तो ब्रैकेट ढूंढे, या तो पी फंड ढूंढे, ठीक है ना। क्या करोगे, लोग हक मारते हैं, और एक दूसरे का तरक्की लोग से जनरली बर्दाश्त नहीं होता है। ये भाई आज के ज़माने में भी होता है। इसका एक एग्जाम्पल तुम देखो, जैसे यहाँ पे लाइमन, बाल्मर, ये लोग आपस में उसमें बहुत ज़्यादा हुआ होगा ना, इनके बीच में बड़ा बहस हुआ होगा, ये ऐसा कैसे तुम कर दिए, हम इसमें काम कर रहे थे, तुम्हारी क्या ज़रूरत थी, हो सकता है ऐसा, ठीक है। लेकिन जहाँ ज़रूरत था वहाँ एक्चुअली में लड़ाई होती नहीं है। अभी रिसेंटली तुम देखो ना, सोनू सूद यार कितना अच्छा काम किए हैं सर, सैल्यूट है आपको एकदम। आप कितना बेहतरीन काम किए लॉकडाउन में, जो है सो इतने गरीब का मदद किए, कितने को विदेश से घर लौटाए, कितने बीमार लोगों को यहाँ से एयरलिफ्ट करके वहाँ भेजाए, कितने ऐसे बच्चे जो कि पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे उनको कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, स्टडी मटेरियल्स, वो सारा का सारा चीज़ दिए। लेकिन देखो उनका तरक्की भी किसी से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो सारे लोग अब हाथ धो करके उनके पीछे पड़ गए। और खास करके ये पॉलिटिशियंस ही हैं जो पावर में रहेंगे, वही तो एक्चुअली ऐसा करा सकता है ना। तो उनके पीछे सारे लोग हाथ धो करके पड़ गए। क्यों? क्योंकि ये इतना पैसा ला कहां से रहा है। एक एक्टर, और भी तो एक्टर हैं भाई यहाँ पे, कम एक्टर का कमी है भारत में, और बहुत करोड़पति, सारे तो करोड़पति हैं। तो इसके पास इतना पैसा कहां से आ गया कि पूरे भारत के लोगों का ख्याल रख रहा है, पूरे भारत के लोग। तो लोगों ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, या फिर मंत्रियों ने मिल करके क्या किया कि इनके पीछे ईडी को लगा दिया, इनकम टैक्स को लगा दिया। इनकम टैक्स अब इन पे इल्जाम लगाता है 20 करोड़ रुपए का हेर फेर, 20 करोड़ रुपए का ये चार्ज उन पे ठोकता है। तो ऐसा ही होता है भाई, तरक्की लोगों से बर्दाश्त नहीं होती एक दूसरे की। यहाँ पे भी हो सकता है कि लोग आपस में लड़ते झगड़ते तब एक फैसले पहुंचे कि चलो भाई, न तेरा न मेरा, चल पहला वाला हम रखते, दूसरा वाला तू रख, तीसरा वाला तू, चौथा वाला तू। इतना अच्छा काम किया भाई, बताओ तो ऐसा बहुत गलत बात है। अच्छा, हम ये नहीं कह, देखो हम सपोर्ट नहीं करें कि हम सोनू सूद, हम ये कह रहे हैं कि सोनू सूद बहुत ही अच्छे इंसान है, नहीं नहीं नहीं, हो सकते हैं बुरे हैं, हम कौन जाना, हम उनके साथ थोड़े रहते हैं, हम कभी मिले भी नहीं है, बस जितना आप टीवी में देखे उतना हम भी देखें। लेकिन बात यहाँ पे ये है ना, देखो बतौर स्टूडेंट तुमको ये चीज़ समझना चाहिए कि ठीक है भैया, आप जरूर जांच कीजिए कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया, कहाँ से लेन देन क्या हो रहा है, पूरा आप रिकॉर्ड लीजिए। लेकिन सिर्फ वही क्यों, और भी नेता ऐसे ऐसे हैं जिनके पीछे आपको हाथ धो करके पड़ना चाहिए, जिनके पीछे आपको जांच जेन्युइनली करना चाहिए, या फिर जिसका जरूरत है एक्चुअली में जांच करने का, आप उनका तो कर नहीं रहे। अच्छा, हमारे यहां शिक्षा मंत्री ऐसे मंत्री बनते हैं जो कि 5वीं फेल है, या फिर जिनका बेटा बेटी भी फेल कर जाता है, ठीक, ऐसे शिक्षा मंत्री जो कि कभी स्कूल भी नहीं गए। अच्छा, ऐसे हमारे यहाँ कृषि मंत्री हैं जो आज तक कभी हल नहीं चलाए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मंत्री बनते। अच्छा, इनके यहाँ कभी चले जाओ आप, अगर इनके क्लोज रहते हो, अगर इनसे आपको कोई काम है, तुम जा करके हैरान हो जाओगे, देखोगे इनके घर में बोरे बोरा पैसा फेंका हुआ रहता है, और जबकि कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है, एकदम मतलब जाहिल गवार है, बोलने भी नहीं आएगा इनको, बात करने भी नहीं आएगा, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा सारा का सारा ऐसा ही होता है, एकदम लीचर टाइप का। तो बहुत अच्छा है ना भाई, तो हम लोग बेकार पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, क्या लाइमन बाल्मर लगा करके रखे, छोड़ो चलो चलो सब नेता बन जाए। तो भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि जांच द्विपक्षीय सब तरफ होना चाहिए, एक ही इंसान ऐसा क्यों, और भी लोग हैं, ठीक है, उनके पीछे बस ये अच्छा काम कर रहा है इसलिए लोगों को दिक्कत है इनसे।
बस परेशानी की बात यहीं पर है। तो बतौर एज ए स्टूडेंट आपको ये चीज़ समझना चाहिए। यहाँ के नेता जो है ना सारा ले करके खा जाएंगे और कुछ बचेगा नहीं, और सारे लोग बस हम लोग ये जय हो फलना भाई जीतेंगे, फलना पार्टी जीतेगा, हम लोग यही करते रह जाते हैं। यहाँ पे अच्छा काम करने वालों का अभी तुम देखो, बड़े बड़े लोग का ऐसा ही है भाई, बड़े बड़े जितने भी लोग हैं ना सारे लोगों का ऐसा ही फंडा है। तुम जितने भी फिल्म स्टार्स तुम्हारे रोल मॉडल्स ने, कितना अच्छा आदमी, अमिताभ बच्चन कितना अच्छा आदमी है, अरे मत बोलो भाई, बहुत बेहतरीन ब्रिलियंट आदमी है, कितना संस्कारी आदमी। अरे उसके दौर के जितने भी और भी एक्टर्स हैं ना, तुम शत्रुघ्न सिन्हा को देख लो, ठीक है पॉलिटिक्स में चले गए जो भी है, लेकिन ये इंसान, मैं क्या बोलूँ, बहुत डिटेल, पढ़े लिखे अगर आप हो तो आपको खुद समझना चाहिए, किसी को उभरने नहीं दिया आज तक। देखो 70-75 साल उम्र हो गई फिर भी राज कर रहा है ना, उतना एक उसका पहचान है, अलग पहचान है। उसके उम्र के और भी धर्मेंद्र हो गए, शत्रुघ्न सिन्हा हो गए, इनका वो इफेक्ट नहीं है अभी सोसाइटी में या बॉलीवुड में जितना कि अमिताभ बच्चन जी का है। तो इन्होंने अभी देखो, इनको क्या, बहुत अच्छे इंसान है, क्या है, कोरोना का जब रिंगटोन बजता था तो वो उनका आवाज़ सुनाई देता, भाई ये सतर्कता बरतें, ये सावधानी बरतें, लेकिन कर क्या रहे हैं अभी, वो कर क्या रहे हैं, वो जो है सो रणवीर सिंह के साथ कमला पसंद का ऐड कर रहे हैं। मतलब वो दिखाते हैं कि बेटा बड़ा मॉडर्न है, बाप पुराने जमाने ख्यालों का है, और लेकिन खाएंगे दोनों एक ही चीज़, कमला पसंद खाएंगे। तो ये किस चीज़ को आप बढ़ावा दे रहे हैं? ये किसी के नहीं होते, किसी के रोल मॉडल नहीं होते, ये सिर्फ पैसे के होते हैं, और इनको इस सारी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जाति धर्म जो है ना, हिंदू मुसलमान हम ही तुम करते रहते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करते, और इनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, और किसी की हिम्मत भी नहीं इनको कुछ बोल दे। तुम आज की बात नहीं है, सोचो 90s में जब, या 80s में, पता नहीं कब शाहरुख खान जब शादी किया, तो एक तो पंजाबी हिंदू गर्ल से उन्होंने शादी किया, उस समय तो बड़े चुप रह गए थे। ये जो धर्म के नाम पे नो लव जिहाद और ये वो करते हैं, अब जा करके बोलो उनको काहे वैसा किया, काहे मुसलमान लड़के से शादी किया, काहे हिंदू लड़के सॉरी शादी किया, अब जाके बोलो, है हिम्मत? तो बोलेंगे नहीं। और ये कुछ होता भी नहीं है, वो उनका कुछ नुकसान भी आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत पैसे वाले हैं, ठीक है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए वह भाई एक चीज समझ लो कि जाति धर्म जो होता है ना, एक आम इंसान के लिए मायने रखता है, एक आम इंसान के लिए, ठीक है। एक जो कॉमन आदमी होता है, आम आदमी होता है, बस उसके लिए जाति धर्म, हिंदू मुसलमान ये वो लगा रहता है। जो बड़े लोग होते हैं, जो करोड़पति लोग होते हैं, उनको कास्ट, रिलीजन, कंट्री, क्रीड, वैरायटी, कलर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। तो क्या करोगे, ये जमाना ऐसा है, लोग एक दूसरे का हक मारते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। ठीक है, चलो इस चैप्टर को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।